इसके पहले आपने पढ़ा था इन द सीरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स evolution of gas. Now we are going to study about formation of precipitate. Okay, formation of precipitate is a characteristics of chemical reaction. First we know what is precipitate. Precipitate, the solid product which separates out from the solutions during a chemical reaction. Precipitate क्या है? Precipitate एक solid product है which separates out, अलग हो जाता है कहां से? फ्रॉम द सॉल्यूशंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंसेस जिसे प्रोडक्ट कहते हैं, जिसे रिएक्टेंट कहते हैं, और ये रिएक्टेंट सॉल्यूशंस के फॉर्म में होते हैं, बट आफ्टर रिएक्शन उससे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं न्यू सब्सटेंसेस के फॉर्म में, ये प्रोडक्ट सॉलिड के फॉर्म में अगर सेपरेट होता है तो ये सॉलिड प्रोडक्ट कहलाता है प्रिसिपिटेट। सो वी से दैट प्रिसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम सॉल्यूशंस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। यानी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, जबकि रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं ये न्यू सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में सेपरेट होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का जो चेंजेज है, ये चेंजेज कैरेक्टराइज करता है उस केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज करने वाला जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा जिसमें आपको प्रिसिपिटेट का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आप देखते होंगे कि मिल्क में अगर नींबू का रस डालकर बॉईल करते हैं तो मिल्क का फॉर्म बदल जाता है, उससे सॉलिड फॉर्म में कुछ सेपरेट होने लगता है। और ये जो सॉलिड फॉर्म में जो सेपरेट हो रहा है यही है प्रिसिपिटेट। वो कैसे? तो जब मिल्क हम लोगों ने लिया था तो मिल्क में प्रेजेंट सारे सब्सटेंसेस सॉल्यूशन के फॉर्म में, उसमें आपने नींबू का रस डाला। नींबू का रस भी क्या है? सॉल्यूशंस के फॉर्म में। अब जब दोनों के मिक्सचर को जब हीट करते हैं, बॉईल करते हैं, तो बॉईल करने के बाद इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, और ये सब्सटेंस सॉलिड के फॉर्म में सेपरेट होना शुरू हो जाता है। और सॉलिड के फॉर्म में जो सब्सटेंस सेपरेट होता है वो सेटल डाउन होने लगता है नीचे के तरफ। उसे आप कितना भी मिलाएं लेकिन वो मिक्सचर में मिक्स नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन से वो सेपरेट के फॉर्म में क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस तरह से ये कैरेक्टराइज करता है इस केमिकल रिएक्शन को, जिसमें सॉलिड के फॉर्म में
जो सब्सटेंस अलग हो रहा है, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। दूसरे एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। प्रेसिपिटेट को कैरेक्टराइज करने वाला इक्वेशन, एग्जांपल नंबर 1, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया AgNO3। ध्यान देंगे, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 कैसे हुआ? तो सिल्वर का सिंबल Ag, नाइट्रेट का सिंबल NO3, तो सिल्वर नाइट्रेट लिख दिए। अब इसके वैलेंसी को एक्सचेंज करना है। सिल्वर की भी वैलेंसी 1 और नाइट्रेट की भी वैलेंसी 1। सिल्वर की वैलेंसी 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1। तो सिल्वर की वैलेंसी नाइट्रेट के पास लिखना है और नाइट्रेट की वैलेंसी सिल्वर के पास लिखना है, बट दोनों का 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया AgNO3। ये सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन हम लोग कराते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया NaCl। जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को रिएक्शन कराना चाहते हैं तो इन दोनों का सॉल्यूशन, इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं AQ मतलब हो गया एक्वस फॉर्म में, यानी ये सॉल्यूशन के फॉर्म में। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड भी आपका एक्वस फॉर्म है, सॉल्यूशन के फॉर्म में। बट सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो आप सोचिए कि क्या बन सकता है। यहाँ पे दोनों एक्सचेंज होगा रेडिकल, अच्छे से समझेंगे। सिल्वर जो पॉजिटिव रेडिकल है इसके निगेटिव रेडिकल के साथ जाएगा। सिल्वर चला जाएगा क्लोरीन के साथ, ये चला जाएगा क्लोरीन के साथ, और सोडियम आएगा नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये बन रहा है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोरीन के साथ गया तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया AgCl। दोनों की वैलेंसी क्या है? 1 है, ठीक है, इसलिए सिल्वर की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, इसलिए सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया AgCl। यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड जो है इसका बनता है प्रिसिपिटेट, वो भी किस कलर का? ये जो प्रिसिपिटेट बनता है व्हाइट प्रिसिपिटेट प्लस बचा क्या? सोडियम जाएगा नाइट्रेट के साथ, तो यहां हो गया सोडियम नाइट्रेट NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला हो गया। ये भी आपका एक्वस है, यानी ये सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, बट सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, इसलिए इसे हम नीचे की तरफ एरो साइन दे करके ये इंडिकेट कर सकते हैं कि ये प्रिसिपिटेट है, जो रिएक्शन के बाद सॉल्यूशन में नीचे सेपरेट होकर सेटल डाउन होने लगता है, और इस तरह से सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रिसिपिटेट बन जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस रिएक्शन में जो फॉर्मेशन हो रहा है प्रिसिपिटेट का, ये सॉलिड फॉर्म में सेपरेट हो रहा है। किससे? दो वैसे रिएक्टेंट से जो कि सॉल्यूशंस के फॉर्म में, और जब दो सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर कोई रिएक्टेंट हो और उस रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं, अगर वो सॉलिड फॉर्म में अगर सेपरेट हो रहा है तो ये सॉलिड सब्सटेंस कहलाता है प्रिसिपिटेट, और ये प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन कैरेक्टराइज करेगा केमिकल रिएक्शन को। We can say that the chemical reaction between silver nitrate and sodium chloride solution is characterized by the white precipitate of silver chloride. फिर से सुनिए, the chemical reaction between silver nitrate and sodium chloride solution is characterized by the formation of white precipitate ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी इस रिएक्शन में सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन
लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? लेड का सिंबल Pb, नाइट्रेट का सिंबल NO3। लेड की वैलेंसी 2, लेड की वैलेंसी कहां जाएगा? नाइट्रेट के पास। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में करके लिखेंगे होल 2, क्योंकि 3 ऑलरेडी है। अगर यहां बगल में 2 लिखेंगे तो 32 हो जाएगा। इसलिए लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा? लेड का सिंबल हो गया Pb और नाइट्रेट NO3। इसका वैलेंसी 2 यहां पे आ गया, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 Pb के पास आएगा, जिसे लिखने की जरूरत नहीं है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड। पोटासियम आयोडाइड का फॉर्मूला हो जाएगा Ki। पोटासियम का सिंबल K, आयोडीन का सिंबल I, दोनों की वैलेंसी 1 है। ये दोनों क्या होगा? सॉल्यूशन के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा AQ यानी एक्वस। ये भी क्या है? AQ यानी एक्वस। ये जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? हम लोग देख रहे हैं द केमिकल रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन lead nitrate and potassium iodide solution is characterized by the formation of yellow precipitate of lead iodide। यहां पर lead iodide का येलो प्रेसिपिटेट बनेगा। कैसे? तो ये lead है Pb और इसका आयोडीन जाएगा किसके साथ? lead के साथ। तो Pb को आयोडीन के साथ और सोडियम को, ये पोटासियम को नाइट्रेट के साथ जाएगा। तो लेड चला गया आयोडीन के साथ, तो ये बनेगा लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड मतलब Pb, लेड और आयोडाइड I, और लेड की वैलेंसी 2, यहां भी लेड की वैलेंसी 2 यहां पे आ जाएगा, और आयोडीन की वैलेंसी 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ये लेड आयोडाइड बन जाएगा, और लेड आयोडाइड का क्या प्रेसिपिटेट बनेगा? और ये लेड आयोडाइड का जो प्रेसिपिटेट होगा वो कैसा होगा? लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट जो होगा येलो, ये हो जाएगा येलो प्रेसिपिटेट। शॉर्ट में हम लोग PP भी लिख सकते हैं। ये बन गया लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट। और क्या बचा? पोटासियम जाएगा नाइट्रेट के साथ, तो पोटासियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? KNO3। अब इस रिएक्शन को क्या करना होगा? बैलेंस भी करना होगा। सारे बैलेंस रिएक्शन ही लिखते हैं। यहाँ पे लेड 1 है, लेड का भी 1 है, NO3 2 है, यहाँ पे NO3 1 है, तो 2 यहाँ पे लगा देते हैं, NO3 का 2 हो गया। और फिर पोटासियम 2 है, यहाँ पे पोटासियम 1 है, यहाँ 2 लगा देते हैं, तो आयोडीन भी 2 हो गया, I2 है ही। ये हमारा हो गया बैलेंस। तो हमने इस रिएक्शन को क्या किया? बैलेंस कर दिया। तो इस रिएक्शन में आपने क्या देखा कि जब लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को रिएक्ट कराते हैं तो आफ्टर रिएक्शन येलो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है किसका? लेड आयोडाइड का। ये हो गया PbI2। तो द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटासियम आयोडाइड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। ठीक है, यहाँ पे लेड आयोडाइड सॉलिड के फॉर्म में इस सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब सॉल्यूशन रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के बाद उससे सॉलिड प्रोडक्ट अगर सेपरेट आउट होता है, ये कहलाता है प्रेसिपिटेट। और इसका कलर भी आपने देखा येलो है। उसी तरह से एग्जांपल नंबर 3, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा? फेरिक, फेरस हो गया आपका आयरन, ठीक है, और आयरन का सिंबल हो गया Fe। तो ये हो गया फेरिक क्लोराइड। और फेरस फेरिक, इसकी वैलेंसी अलग अलग होती है। फेरस की वैलेंसी 2, फेरिक की वैलेंसी 3, तो यहाँ पे हो जाएगा FeCl3 फेरिक क्लोराइड। और दूसरा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4 हाइड्रोक्साइड OH, दोनों की वैलेंसी, अमोनियम की वैलेंसी 1, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1, तो ये दोनों 1 का 1 हो गया। और ये जब रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा ये देखना है। हम लोग किसका रिएक्शन देख रहे हैं? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन फेरिक क्लोराइड, इसको हम लिख देते हैं फेरिक,
फेरिक क्लोराइड, ठीक है। और ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में है AQ, एक्वस लिख दिए, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्यूशन के फॉर्म में, इसको भी लिख दिए AQ। अब आप ऊपर दो एग्जाम्पल से समझ गए होंगे यहां जो रिएक्शन होगा और रिएक्शन होकर क्या बनेगा। आयरन जाएगा किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। फर्स्ट वाला लास्ट के साथ और लास्ट वाला फर्स्ट के साथ, तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। तो जब आयरन हाइड्रोक्साइड से जाएगा के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा, ये बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, फेरिक Fe हो गया, हाइड्रोक्साइड OH हो गया, और फेरिक की वैलेंसी कितना 3, तो ये हो गया FeOH होल 3। फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड का बनता है प्रिसिपिटेट, और इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन कलर, है। लिख देते हैं रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट, PPT, है। ये रेडिश ब्राउन कलर बनेगा। और Fe जब इसके साथ चला गया तो फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया, और फिर क्या बचाएगा, अमोनियम किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ। जब अमोनियम क्लोरीन के साथ जाएगा तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, ये हो गया NH4Cl। फिर इस रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन 3 है, तो इधर भी क्लोरीन 3 होना चाहिए ना, तो क्लोरीन को 3 करने के लिए यहाँ पे 3 करेंगे। जब यहाँ पे 3 किए तो नाइट्रोजन 3 हो गया, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 1, तो यहाँ भी नाइट्रोजन 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 कर दिए। अब आयरन 1 है, यहाँ भी आयरन 1 है, वो तो बराबर है, क्लोरीन का तो हो ही चुका है 3, इधर भी क्लोरीन जो है 3 है ही, इधर जो है नाइट्रोजन का 3 है, और यहाँ भी नाइट्रोजन का 3 है ही। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन का 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, और हाइड्रोजन 3 है, यहाँ भी हाइड्रोजन का 3 है। ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में भी प्रिसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसमें जो प्रिसिपिटेट बन रहा है वो ब्राउन प्रिसिपिटेट बन रहा है, किसका, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तो इन तीनों रिएक्शन से ये क्लियर हो रहा है कि some chemical reactions can be characterized by the formation of precipitate। और I think ये precipitate का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का चेंज इन कलर। चेंज इन कलर है, बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें कलर चेंज होता है, ठीक है। उस रिएक्शन को हम लोग चेंज इन कलर से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इसको मिटाते हैं, और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेंज इन कलर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन कलर मीन्स some chemical reactions can be characterized by change in color। यानी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मे भी पॉसिबल है उसमें जो सब्सटेंसेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको आप रिएक्टेंट कहते हैं, और रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं जिसको प्रोडक्ट कहते हैं, तो प्रोडक्ट का कलर रिएक्टेंट के कलर से अलग हो सकता है, और इस तरह से ये कैरेक्टराइज होगा चेंज इन कलर के द्वारा। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं नंबर 1, व्हेन लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, लेड का सिंबल हो गया Pb, ऑक्साइड O। लेड का सिंबल कितना होता है, लेड का सिंबल होगा Pb, और ऑक्साइड का सिंबल हो गया O। अब इसकी वैलेंसी अगर देखा जाए तो लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Pb3O4। लेड का भी वैलेंसी अलग अलग होता है, वेरिएबल वैलेंसी है। यहाँ पे जब लेड ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं
लेड ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला है Pb3O4, इसको जब हीट करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड, ये बनता है PbO। ठीक है, ये भी हमारा जो है लेड ऑक्साइड ही, और ये भी हमारा लेड ऑक्साइड है। इसको हम लोग बोलेंगे लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड। ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन है। और ये इसको हम लोग बोल रहे हैं रेड लेड ऑक्साइड, इसका कलर रेड होता है, रेड लेड ऑक्साइड, ये हो गया। और जब रेड कलर का लीड ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद बनता है लेड मोनोऑक्साइड, जिसका कलर होता है येलो। ये हो गया येलो लेड मोनोऑक्साइड। और साथ में कुछ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होते हैं, जो ऑक्सीजन गैस अलग होता है। ये हो गया O2। बैलेंस करना होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 1 3 हो रहा है। तो इसे करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ पे हम लोग 2 लगाते हैं तो लेड आएगा 6, यहाँ पे 6 लगाना होगा, ऑक्सीजन हो रहा है 8, और यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया। इस तरह से इस केमिकल रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में जो रेड कलर का लेड ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला Pb3O4 है, और उसको जब हीट करते हैं इससे कुछ ऑक्सीजन सेपरेट हो जाते हैं, और जो न्यू सब्सटेंस बनता है जिसको लेड मोनोऑक्साइड कहते हैं। और ये लेड मोनोऑक्साइड का कलर क्या होता है, येलो होता है। तो इसे हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं किससे, बाय चेंज इन कलर, क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज हो रहा है। जो रेड कलर का लेड ऑक्साइड है उसका कलर जो है येलो हो जा रहा है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्लोरीन वाटर एंड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन। पोटासियम आयोडाइड Ki क्लोरीन Cl2, इसके बीच में जब केमिकल रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, आप सोच सकते हैं पोटासियम क्लोरीन के साथ चला जाएगा और यहां बनेगा KCl। पोटासियम चला गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और बन गया KCl। बचा क्या, आयोडीन। आयोडीन अलग हो जाएगा। आयोडीन तो गैस है, ये गैस के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ये ऊपर की तरफ एरो साइन से दिखा सकते हैं। और यहाँ पे जो पोटासियम क्लोराइड बन रहा है वो एक्वस है, और पोटासियम आयोडाइड भी एक्वस है। और आपका क्लोरीन वाटर के रूप में यूज कर रहे हैं, इसलिए ये भी क्या है, एक्वस है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं पोटासियम आयोडाइड और ये क्लोरीन वाटर है, इसलिए इसको लिख देते हैं क्लोरीन वाटर। ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में है। जब क्लोरीन वाटर को ऐड करते हैं पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन में तो क्या होता है, यहां पर जो पोटासियम क्लोराइड है इसका फॉर्मेशन होता है, और आयोडीन जो बनता है उस आयोडीन का कलर जो है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और ये ब्राउन कलर का बन जाता है। ब्राउन कलर आयोडीन पोटासियम आयोडाइड के रूप में क्या होता है, इसमें डिसॉल्व होता है। ये हो जाएगा ब्राउन कलर किसका, आयोडीन का। ठीक है, ब्राउन कलर आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। तो ब्राउन कलर का आयोडीन का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, चेंज इन कलर, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हम लोग क्लोरीन वाटर को ऐड करते हैं पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन में, तो क्लोरीन वाटर को जब पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो पोटासियम क्लोराइड और आयोडीन का फॉर्मेशन होता है। और ये आयोडीन तो गैस है, लेकिन ये डिसॉल्व रहता है किसमें, सॉल्यूशन में ही, इसीलिए इस आयोडीन को हम लोग एक्वस, ये गैस के फॉर्म में नहीं रहता, ये क्लोरीन गैस के फॉर्म में होगा, ब्रोमीन जो है लिक्विड के फॉर्म में होता है, और आयोडीन सॉलिड के फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ पे आयोडीन क्या होगा,
इसमें डिसॉल्व होगा किसमें, पोटासियम क्लोराइड का जो एक्वा सॉल्यूशन है उसी में आयोडीन डिसॉल्व रहता है, जिसके वजह से इस आयोडीन की वजह से उस सॉल्यूशन का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है। इसीलिए यहाँ पे आयोडीन को हम लोग एक्वस लिखेंगे, क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व रहता है ये, बट इसका कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। तो इस केमिकल रिएक्शन को भी हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय चेंज इन कलर। ठीक उसी तरह से जो है कॉपर सल्फेट, थर्ड एग्जांपल देखते हैं, रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 एक्वस हो गया, किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2S गैस हो गया, और यहाँ पे जो है कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। जब रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से तो जो न्यू सब्सटेंस बनते हैं क्या बनेंगे, कॉपर चला जाएगा इसके साथ, सल्फाइड के साथ, और बनाएगा कॉपर सल्फाइड, और इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लैक। ये लिख लेते हैं कॉपर सल्फाइड, ये कलर इसका क्या हो गया, ब्लैक। और क्या बनेगा, कॉपर तो चला गया सल्फर के साथ, कॉपर सल्फाइड बन गया, और हाइड्रोजन सल्फेट के साथ आ जाएगा और बन जाएगा H2SO4, और H2SO4 क्या होगा, एक्वस के फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का कलर क्या था, ब्लू, बट आफ्टर रिएक्शन जो न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ है कॉपर सल्फाइड का, ये कॉपर सल्फाइड कलर क्या हो गया, ब्लैक। तो इस तरह से देख रहे हैं कि कलर चेंज हो रहा है। सो वी कैन कैरेक्टराइज दिस केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड गैस is characterized by the change in color from blue to black। ब्लू से इसका कलर क्या हो रहा है, ब्लैक में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसको हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी उसमें गैस का फॉर्मेशन होता है। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं। और बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय चेंजिंग कलर, यानी उसमें जो सब्सटेंसेस बनते हैं उनका कलर क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का चेंज इन टेम्परेचर। मीन्स some chemical reactions can be characterized by change in temperature। यानी बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें टेम्परेचर चेंज होता है, जिससे हमें नोटिस मिलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वैसे तो केमिकल रिएक्शन में एनर्जी चेंजेस मस्ट, एनर्जी चेंज तो होता ही रहता है, बट नोटिसेबल एनर्जी चेंज हो ये हम लोग इसको देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर। इसका एग्जाम्पल है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब क्या, अगर कार्बन सब्सटेंस को जब हम लोग बर्न करते हैं इन ऑक्सीजन में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, और उससे क्या होता है, हीट इवॉल्व होता है। यहाँ पे जो हीट का फॉर्मेशन हो रहा है ये इंडिकेट कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर। यानी जब कार्बन सब्सटेंस को बर्न करते हैं तो बर्न करने समय क्या करता है, ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और इन दोनों के रिएक्शन से न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हीट इवॉल्व होता है, उससे हीट प्रोड्यूस होता है। तो डेफिनेटली यहाँ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इसमें चेंज हो रहा है। उसी तरह से दूसरा हम लोग ले सकते हैं एग्जाम्पल, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। मार्केट में जो मिलता है चूना, जिसकी कुटाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये चूना का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसे हम लोग कहते हैं क्विकलाइन, क्विकलाइन। और जब इस क्विकलाइन को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, या क्विकलाइन में वाटर जब ऐड करते हैं तो ऐड करते ही इसका जो मिक्सचर है वो बॉयल होने लगता है, और बॉयल होकर के जो न्यू सब्सटेंस बनाता है आफ्टर रिएक्शन
इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, जिसको हम लोग कहते हैं स्लैक्ड लाइन, और साथ में हीट का रिवोल्यूशन होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, प्लस हीट, यानी इस केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां भी टेम्परेचर चेंज हो रहा है। जब हमने सब्सटेंस लिए थे कैल्शियम ऑक्साइड और उसमें जो वाटर ऐड किया था तो उस समय कोई हीट नहीं था, बट आफ्टर रिएक्शन कंटेनर पूरा हीट हो जाता है और इसका जो मिक्सचर है वो बॉइल करने लगता है और केमिकल रिएक्शन होता है और न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन को हमने कैरेक्टराइज किया बाय चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि इसमें टेम्परेचर इवॉल्व हो रहा है। उसी तरह से थर्ड रिएक्शन लोग लिख सकते हैं द CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इसलिए इसी के साथ लिख देते हैं हीट, तो ये स्प्लिट होकर के बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है सॉलिड के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसको हीट देना पड़ता है। ऊपर वाले दोनों रिएक्शन में क्या हुआ था, हीट मिला था, अब्सॉर्ब हुआ था, इसलिए ये एक्सोथर्मिक हो रहा है। बट यहाँ पे ये एंडोथर्मिक हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बन को जब हम हीट देते हैं तो हीट देने के बाद ये स्प्लिट होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है। तो डेफिनेटली है कि रिएक्शन के लिए हीट चाहिए और आफ्टर रिएक्शन हीट कम हो जाता है। यहाँ भी क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चेंज इन स्टेट मीन्स सम केमिकल रिएक्शंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन स्टेट। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनमें जो रिएक्टेंट है उनका स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल केमिकल रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, H2 प्लस O2 एरो साइन H2O। आपको पता है हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और जब इसको हम लोग इलेक्ट्रिक स्पार्क कराते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क एट रूम टेम्परेचर, तो रिएक्शन के बाद जो सब्सटेंस बनते हैं वो वाटर बनता है, और वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट है उनका स्टेट गैस है, जबकि प्रोडक्ट जो बन रहे हैं इनका स्टेट क्या है, लिक्विड है। तो इस तरह से इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं बाय चेंज इन स्टेट। दूसरा एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं अमोनिया गैस NH3। ये NH3 अमोनिया हो गया, गैस के फॉर्म में है, और अमोनिया का रिएक्शन जो है हम लोग कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, ये भी गैस के फॉर्म में हो गया। और रिएक्शन के बाद जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे, ये सब्सटेंस क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला हो जाएगा NH4Cl, और अमोनियम क्लोराइड का जो स्टेट है वो है सॉलिड। तो इस तरह से जो है व्हाइट पाउडर जो है हम लोग को मिलता है अमोनियम क्लोराइड का सॉलिड के फॉर्म में, व्हाइट पाउडर किसका, अमोनियम क्लोराइड का। तो इस केमिकल रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि स्टेट चेंज हो रहा है। किसके बीच में रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये दोनों गैस है और इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है, और रूम टेम्परेचर पे ही अमोनिया गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्शन करके जो न्यू सब्सटेंस बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड, ये सॉलिड होते हैं और उनका व्हाइट पाउडर हमें ऑब्टेन होता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कैरेक्टराइज कर सकते हैं किससे, बाय चेंज इन स्टेट। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिनमें स्टेट चेंज हो जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे वैक्स, मोम कार्बन के फॉर्म में होता है, ये सॉलिड है, और जब हम इसको बर्न करते हैं ऑक्सीजन में तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है।
ये CO2 गैस बनता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि कार्बन जो है सॉलिड के फॉर्म में है और जो न्यू प्रोडक्ट हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है, गैस के फॉर्म में चेंज होता है। वैसे एक्चुअली होता क्या है कि कार्बन तो सॉलिड है, मोम सॉलिड है, उसको जब बर्न करते हैं तो पहले वो मेल्ट करता है यानी लिक्विड फॉर्म में आता है और फिर ऑक्सीजन गैस के साथ कंबाइन होकर के बर्न होकर के कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में भी स्टेट का चेंज हो रहा है। तो द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन can be characterized by the formation of carbon dioxide gas which indicate change in state। तो इस तरह से जो आपने ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे केमिकल रिएक्शंस का, ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे केमिकल रिएक्शंस में ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हो ही। एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो एक इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, और रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड Zn प्लस H2SO4, और इस रिएक्शन से क्या बन रहा है, ZnSO4 प्लस H2 प्लस हीट। ठीक है, तो इस रिएक्शन में दो बात हो रहा है, एक हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, यानी इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। दिस रिएक्शन कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, evolution of hydrogen gas and also change in temperature, change in temperature। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं जिसमें वन और मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन को कैरेक्टराइज करता है। बट ये भी ध्यान देना है कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रहे हैं, बट अगर न्यू प्रॉपर्टीज वाले न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन अगर नहीं हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक मात्र इंडिकेशन है, एक मात्र ये सिम्टम है किसी केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आप देख सकते हैं जिनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हो बट वो केमिकल रिएक्शन नहीं है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, तो गौर से देखेंगे, आइस। जब हम वाटर को फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें चेंज इन टेम्परेचर फॉलो हो रहा है। वाटर का टेम्परेचर कुछ था, जब आइस में कन्वर्ट होगा तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। चेंज इन स्टेट भी हो रहा है, वाटर लिक्विड स्टेट में था और आइस सॉलिड स्टेट में हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों कैरेक्टरिस्टिक उसमें अवेलेबल है, बट ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि वाटर से आइस का फॉर्मेशन जब होता है उसमें कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, उसके केमिकल कॉम्बिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जो फॉर्मूला वाटर का है वही फॉर्मूला आइस का है, इसलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बावजूद भी इसमें केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक उसी तरह से और बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो सकते हैं जो फिजिकल चेंज है और उनमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिख जाए, बट वो हो सकता है कि वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक जो केमिकल रिएक्शन है ये एक इंडिकेशन है, ये एक सिम्टम्स है जो हमें ये बताता है कि मे भी पॉसिबल है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या हो रहा है, इसी केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है ऐसा चेंजेस हुआ है। तो ये थे हमारे केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और इस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और नेक्स्ट
वीडियो जो मैं आपको डालूंगा इसमें जो है केमिकल इक्वेशंस के बारे में होंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको कैसा लगे आप हमें कमेंट करके बताएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और कंटिन्यूअस वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपने क्लास के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के जितने भी सारे वीडियोस में बनाऊं और आपको मिलते रहे।